नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। 23 की टक्कर आपका फैसला में हम लगातार मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, मौजूदा राजनीतिक सरगर्मी और जो इस वक्त तस्वीर उभर करके सामने आ रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, उस पर बात कर रहे हैं। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें हम, तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आ गए, उसके बाद से मुख्यमंत्री को लेकर के सियासी हलचल जारी है और अब मध्य प्रदेश के लिए 3 पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं केंद्र की तरफ से, जो ये तय करेंगे कि मध्य प्रदेश की जो बागडोर है वो किसके हाथ में होगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पर्यवेक्षक है उनको लेकर के भी एक जातीय समीकरण की स्थिति देखने को मिली। और सवाल यह कि प्रचंड बहुमत के बावजूद नामों को लेकर के संशय में क्यों है बीजेपी। सवाल यह भी कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद अब क्या सीएम फेस सामने आ जाएगा। सवाल यह भी कि मध्य प्रदेश में आलाकमान कुछ नया प्रयोग करने जा रहा है क्या। और सवाल यह भी कि लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में क्या नई सरकार का गठन होगा, यानी कि जो 2024 जिताएगा वही बागडोर 2023 में संभालेगा। तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का एक पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी अंतिम मुहर नहीं लग पाई है। एक तरफ दावेदारों की दिल्ली दौड़ जारी है, तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में डटे हुए हैं। बुधवार 6 दिसंबर को शिवराज ने कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में जनसभा की, तो शुक्रवार 8 दिसंबर को दिग्विजय के गढ़ राघवगढ़ में शिवराज की सभा हुई। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान बहनों और आम लोगों से भी लगातार मिल रहे हैं। इन सबके बीच मुख्यमंत्री के फेस को फाइनल करने के लिए एमपी में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। जो पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश के लिए नियुक्त हुए हैं उनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष के लक्ष्मण और बीजेपी राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा का नाम शामिल है। उधर अभी मुख्यमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दिग्गजों के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री तय करना पार्टी का काम है, उनका नहीं। शिवराज ये भी कह चुके हैं कि वो मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उधर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि क्या छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लाडली बहना थी। इसके साथ ही विजयवर्गीय ने कहा है कि रविवार को सीएम के नाम पर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर प्रहलाद पटेल ने कहा, सभी का धन्यवाद। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बीजेपी की अपनी प्रक्रियाएं हैं और सीएम उसके बाद तय किया जाएगा। दिल्ली का चक्कर लगा रहे वीडी शर्मा भी कह चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नतीजे आने के बाद से ही दिल्ली नहीं गए हैं और लगातार मध्य प्रदेश में डटे हुए हैं। जबकि संभावित दावेदारों की बात करें तो उनका लगातार दिल्ली दौरा जारी है। दिल्ली जाने वालों में प्रहलाद पटेल दिल्ली में पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल चुके हैं। भोपाल आने के पहले प्रहलाद पटेल मुरली मनोहर जोशी का आशीर्वाद लेने भी पहुंचे थे। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा की जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है। दिल्ली में वीडी शर्मा गुलदस्ता लेकर नरेंद्र सिंह तोमर से भी मिलने गए थे। वहीं पर्यवेक्षकों के ऐलान के बाद जेपी नड्डा से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुलाकात कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सीएम के चेहरे पर मंथन जारी है। अब जब पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं, तो सोमवार शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक संभावित है और माना जा रहा है कि इसी बैठक में विधायक दल का नेता भी चुन लिया जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। तो कई नामों की चर्चा है, कई नाम रेस में बताए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा गहमा गहमी है और इन सब के बीच ये कहा जा रहा है कि जातिगत समीकरणों को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश होगी। यह भी जरूर देखा जाएगा कि प्रशासनिक अनुभव है कि नहीं है। एक ऐसा नेता जो 2023 के साथ साथ अब 2024 को भी जिताने का दम रखता हो, वो भी, और केंद्र कहीं ना कहीं उसको किस तरीके से, किस नजरिए से देखता है, ये भी तमाम अहम फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर पर कौन बिल्कुल ठीक उतर रहा है। और इसके साथ साथ एक स्थिति यह भी है कि जो पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, पर्यवेक्षकों से भी क्या कुछ जो जातीय समीकरण, जातीय फैक्टर उसमें नजर आ रहा है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में, उसमें भी कोई संदेश है क्या। जरा बातचीत के लिए खास मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, उनसे परिचय करा दूं। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेरे पास कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता आनंद जाट जी मौजूद हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार और
राजनीतिक एक्सपर्ट है, राजनीतिक विश्लेषक है चैतन्य भट्ट साहब, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चैतन्य सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी की तरफ से भी पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता जोड़ेंगे, उनको भी हम चर्चा में जोड़ेंगे। लेकिन चैतन्य भट्ट सर, मैं पहले ही आपसे शुरू करना चाह रहा हूं क्योंकि बड़ी ऊहापोह की स्थिति हो गई। एक बड़ा अहम सवाल जो हमने रखा भी अपने अहम सवालों में कि प्रचंड बहुमत जीतने के बावजूद अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल क्यों नहीं किया जा सका है, क्या फैक्टर्स हैं। और एक और बात, जो आज पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, बड़ा अपडेट ये है, लेकिन नियुक्ति में भी जातीय संतुलन दिखाई दिया है क्योंकि हम देख रहे हैं पंजाबी खत्री समुदाय से आते हैं मनोहर लाल खट्टर, उसके अलावा ओबीसी समाज से आते हैं के लक्ष्मण और आदिवासी नेता हैं आशा लकड़ा। तो इसका क्या मैसेज है? देखिए, ये जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का सवाल है, ये अकेले मध्य प्रदेश का नहीं है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की ऊहापोह की स्थिति है। इसके कई पहलू हैं। क्या है कि आगामी लोकसभा का चुनाव मई में होने वाला है और पार्टी हाईकमान ये चाहता है कि हम किसी भी ऐसे नेता को मुख्यमंत्री पद का जिम्मेदारी दें जो सर्वमान्य हो, किसी प्रकार की विवाद की स्थिति ना बने। क्योंकि देखिए, जब बहुत से लोग जीत के आते हैं तो उसमें से चुनाव करना बहुत कठिन हो जाता है। अब आप देखिए कि 166-65 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत के आए हैं और कुल जमा 35 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, तो उसमें भी खींचातानी होगी। लेकिन मुख्यमंत्री पद की जहां तक बात है तो मुझे लगता है कि हाई कमान का जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, क्योंकि तमाम जितने भी जीते हुए नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों, चाहे सांसद हों, चाहे दीगर मुख्यमंत्री, तो उन्होंने तो नरेंद्र मोदी जी को भगवान का अवतार ही बता दिया शिवराज सिंह चौहान ने। तो ये तमाम लोगों का कहना है कि जो कुछ भी जीत हुई है मोदी की गारंटी के हिसाब से हुई है। उसमें ठीक है, उनका अपना जो भी योगदान होगा वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन सबकी जो सबका ये कहना है कि हम मोदी के ही मैजिक के कारण जीते। तो हाई कमान का निर्णय मुख्यमंत्री पद के लिए निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री के ही हिसाब से होगा, और ऐसा होता भी आया है। भारतीय जनता पार्टी में हाई कमान जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और चूंकि अनुशासित पार्टी है इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु की बात नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो है शिवराज सिंह चौहान का। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से लाडली बहना की योजना बनाई थी और उसके कारण बम्पर वोटिंग हुई महिलाओं की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी को एक बम्पर बहुमत मिला, तो उसके दो पहलू हैं। शिवराज सिंह चौहान को या तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है वो कि मेरे अलावा मुख्यमंत्री किसी को नहीं बनाया जाएगा, या फिर उन्होंने आशा छोड़ दी है कि अब कोई मतलब नहीं है दिल्ली जाने का, क्योंकि अगर इस तरह का नैरेटिव चल रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को हटा के किसी नए व्यक्ति को लाया जाएगा, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मध्य प्रदेश में ही अपनी राजनीति करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में लाने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और सबसे पहले उन्होंने जो अवैध किला है जिसमें 7 सीट कांग्रेस को आई है, कमलनाथ का छिंदवाड़ा, वहां पे दौरा किया है। इसके अलावा भी और जगह वो दौरा कर रहे हैं। तो इसके दो पहलू हो जाते हैं कि एक तो वो कॉन्फिडेंट है, दूसरा फिर उन्होंने आशा छोड़ दी है। अब सवाल ये है कि 4-5 जो नाम चल रहे हैं उसमें से किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये कहना तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता नहीं बता सकता। इवन जो पर्यवेक्षक भी आएंगे वो भी, ये विधायक दल की जो बैठक होगी वो केवल औपचारिकता होगी। नाम वहां से तय हो जाएगा, वो पर्ची लेके आएंगे, यहाँ विधायकों को बताया जाएगा कि आपको इनके पक्ष में हाथ खड़े करना है, और वो निश्चित तौर पे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो ये जो 4-5 नाम चल रहे हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी नाम है, प्रहलाद पटेल जी का नाम भी, ओबीसी को भारतीय जनता पार्टी इस समय काफी प्रमुखता दे रही है। उस हिसाब से ओबीसी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको ही पर्यवेक्षक बना के भेजा गया है। तो ओबीसी का एक सबसे बड़ा चेहरा अगर मध्य प्रदेश में है कोई, या महाकौशल में कहें या मध्य प्रदेश में कहें, तो वो प्रहलाद पटेल का है। और चूंकि उनको बहुत लंबा अनुभव है राजनीति का और कई जगह वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो हो सकता है कि उनके नाम पे भी मुहर लग जाए। लेकिन ये कहना बड़ा कठिन है कि इनमें से किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये तो मैं लगातार ये बड़े जो है अपने तरफ से पोजीशनिंग की जा रही है। जाहिर सी बात है, सभी नेता, कुछ लोग दिल्ली गए भी, मुलाकात कर रहे हैं। बीडी शर्मा का भी नाम इन सबके बीच आने लगा, नरेंद्र तोमर का नाम भी तैर ही रहा था, और कैलाश विजयवर्गीय तो ये तक कह चुके हैं लाडली बहना को लेकर के, क्योंकि बड़ा फैक्टर मानी जा रही थी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि
राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लाडली बहना थी क्या, एक इशारा वहां से भी मिल रहा है। लेकिन जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, इन पर्यवेक्षकों में क्या ऐसा है कि एक ओबीसी पर्यवेक्षक से ही ओबीसी चेहरे को आगे किया जाएगा, या ऐसा होगा कि एक ओबीसी चेहरा जो है एक ओबीसी शख्स से किसी अन्य समाज के चेहरे को आगे करवाया जाएगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 पर्यवेक्षक आदिवासी समाज से हैं, हो सकता है आदिवासी समाज से आने वाले पर्यवेक्षक किसी ओबीसी का नाम प्रस्तावित कर दे, ये भी चर्चा है। नहीं, देखिए, इसमें एक आदिवासी समाज की भी नेत्री है, सरोज जो है लकड़ा जी। तो देखिए, इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है कि जो नाम चल रहे हैं उसमें से अलग हटा के भी किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जैसे फग्गन सिंह कुलस्ते, वो बहुत बड़े आदिवासी नेता है। ये बात अलग है कि वो चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव हारने से कोई ऐसा नहीं है कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकते। 6 महीने का समय रहता है, आप किसी दूसरे व्यक्ति को हटा के उनको फिर चुनाव लड़वा सकते। तो ये भी एक फैक्टर है कि उसमें आदिवासी, क्योंकि आदिवासियों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को काफी सपोर्ट किया है, जबकि पिछली बार आपने देखा होगा कि आदिवासी समाज से भारतीय जनता पार्टी को उतना सपोर्ट नहीं मिला था जितना कांग्रेस को मिला था। तो आदिवासी फैक्टर भी है, फिर आपके साथ ओबीसी फैक्टर भी है, ये कई फैक्टरों को देख रहे हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है। मैं जल्दी से जाऊं क्योंकि मेरे साथ नेहा बग्गा जी भी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। नेहा जी, आपका भी स्वागत करते हुए एक सवाल लेकर के मैं आपके पास आता हूं। पावर बैलेंसिंग की बड़ी अहम भूमिका होगी सर, क्योंकि आप जाहिर सी बात है कद्दावर नेता हैं, उनके हिसाब से उनको कद देना होगा, और अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं तो फिर उनकी भूमिका क्या? यह भी एक बड़ा सवाल तो है, और इस पर मंथन हुआ होगा, चिंतन हुआ होगा। पावर बैलेंसिंग का फैक्टर कितना अहम? चेतन सर, आपसे ही पूछ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा प्रोसेस है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। नेहा बग्गा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं चेतन सर से सवाल लेकर के। चेतन सर, आपसे जवाब इसका, क्योंकि जी, आप फिर से थोड़ा सवाल दोहरा दें। मैं सर पावर बैलेंसिंग की बात कर रहा था कि तमाम बड़े नेता हैं, उनके हिसाब से उनकी भूमिका तय करनी होगी। अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं तो फिर उनका क्या रोल होगा? तो ये भी एक बात है। डिप्टी सीएम की बातें भी आ रही हैं, तो पावर बैलेंसिंग कितना बड़ा फैक्टर? देखिए, बहुत बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता जीत के आए हैं, उनको बैलेंस करना वास्तव में एक बड़ा कठिन काम हो जाता है। शिवराज सिंह चौहान की जहां तक बात है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि ठीक है, वो कैलाश विजयवर्गीय जरूर कह रहे हैं कि लाडली बहना का कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लाडली बहना ने गेम चेंजर के रूप में काम किया है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, वो पूरा प्रदेश जानता है। और जिस तरह से मुस्लिम बहुल इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में महिलाओं ने वोट दिया है, तो वो एक गेम चेंजर तो है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद की शपथ न दिलाई जाए तो उनको केंद्र में बुलाया जा सकता है, किसी बड़े संगठन के बड़े पद पे जाऊंगा नहीं, वो मध्य प्रदेश में रहेंगे। उनके कहने से देखना होगा, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। जब हाईकमान का निर्देश आएगा तो आपको दिल्ली नहीं विदेश भी जाना पड़ सकता है। तो देखिए, हाईकमान का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है भारतीय जनता पार्टी में, और जो हाईकमान के वो तो कह रहे हैं कि हाईकमान ने तो फैसला कर लिया, पर्यवेक्षक जो है उसको अमल में लाने के लिए आ रहे हैं। अमल में लाने की बात अभी तक बड़ी ऊहापोह है, बड़ी स्थिति ये कि अब तक नाम फाइनल क्यों नहीं हुआ। बहुत सवाल हो रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के बावजूद नामों पर संशय क्यों इतना वक्त लग रहा है? नेहा बग्गा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के तहत निर्णय लिए जाते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है, विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक तय हो चुके हैं, उसके बाद नाम आ जाएगा। यहाँ कांग्रेस की तरह नहीं है ना कि एक परिवार में माता जी बैठेंगी, पुत्र बैठेंगे, बेटी बैठ जाएंगे और निर्णय हो जाएगा। और इस प्रकार से जब निर्णय किए जाते हैं तो हमने उसके परिणाम भी देखे हैं। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में किस प्रकार से खींचतान चली, नए नए फॉर्मूले आए, कभी 2.5 साल का आया, कभी विधायक उठ के दिल्ली आ गए, नए मुख्यमंत्री की मांग करने लगे। राजस्थान में आप देखिए गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में जिस प्रकार से खींचतान चली। पर भाजपा में आपको ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा, किसी भी राज्य में नहीं मिलेगा, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के
तहत निर्णय लिए जाते हैं। और मुझे लगता है बहुत समय नहीं हुआ है, 3 राज्यों में इकट्ठा इतनी बड़ी प्रचंड जीत हुई है, और उसके बाद क्योंकि संसद भी चल रही है, वहां की भी अपनी व्यवस्थाएं हैं, इन सांसदों को वहां पर जाकर एक कर्टसी मीट के बाद इस्तीफा भी देना था, पूरा एक प्रोसेस था। आज पर्यवेक्षक तय हो गए, चंद घंटों में आपके सामने विधायक दल की बैठक हो जाएगी, उसके बाद पार्लियामेंट की बैठक होगी और फिर निर्णय ले लिया जाएगा। पार्टी की बहुत बड़ी जो है वो यूएसपी है कहा जाता है, लेकिन फिर भी अंदर खाने कुछ चीजें होती हैं। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं कि गेम, मतलब वो बता रहे हैं, उनका जो जेस्चर पोस्चर है वो बता रहा है कि लाडली बहना कितना बड़ा फैक्टर है। प्रधानमंत्री ने भी बाकायदा इसका जिक्र किया। ज्योतिराज सिंधिया इसको क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में लाडली बहना थी क्या। तो ये क्या मैसेज है? मतलब कुछ तो है ना। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में नई भूमिकाएं दी जाती हैं, ठीक है, कांग्रेस की तरह दरकिनार नहीं किया जाता। दूसरी बात यह है कि फैक्टर हर एक इम्पॉर्टेंट है। मोदी जी की गारंटी पर जिस तरीके से जनता ने विश्वास दिखाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से अथक मेहनत की है, योजनाएं इंप्लीमेंट करवाई हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और प्रत्येक कार्यकर्ता फॉर दैट मैटर, चाहे आप कैलाश विजयवर्गीय जी की बात करें, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करें, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी की बात करें, सभी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी निभाने का काम किया है। ये मीडिया स्पेक्युलेशंस हैं, आप लोग रोज एक सवाल के साथ पहुंचते हैं, कभी मुख्यमंत्री और आप जैसे प्रवक्ताओं ने भी बड़ी अहम भूमिका निभाई है नेहा जी, टीवी चैनलों पर बैठ करके पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम भी आप लोग बखूबी कर रहे थे। लेकिन आनंद जाट जी के पास मैं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत देर से उनके पास मैं जाना चाह रहा था। आनंद जी, जितने मेरे सवाल, जितने मेरे प्रश्न, उतने ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ज्यादा दिख रही थी मुझे। क्या वजह है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो? नेहा जी को हार्दिक बधाई। हाँ। वे सांसद बने, भविष्य में विधायक बने या मंत्री बने, लेकिन प्रश्न आज ये है कि पहले मुख्यमंत्री बना लें। भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी सीधे तौर पर उजागर हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पूरा मीडिया, प्रिंट मीडिया और टीवी चैनल्स पर लगातार लाडली बहना योजना को क्रेडिट दिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा जो जीती है उसका क्रेडिट लाडली बहना योजना को है। तो लाडली बहना योजना जो है वो उसकी घोषणा शिवराज चौहान जी के जन्मदिन के दिन उन्होंने की थी 5 मार्च को, और 10 जून को शायद भाभी जी का बर्थडे आता है, उस दिन पहली किस्त जारी हुई थी। तो मुख्यमंत्री जी को इसका क्रेडिट क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये थोड़ा समझ से परे है। तो क्या भाजपा के अंदर ये गुटबाजी है? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी ने तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि लाडली बहना योजना का कोई इम्पैक्ट नहीं, अगर वो होती तो राजस्थान में क्या था, वो होती तो छत्तीसगढ़ में क्या था। तो इस तरह से ये गुटबाजी उजागर हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैं जितनी बात सुन रहा था उसमें कहीं भी जो जनता के चुने हुए हैं विधायक हैं उनका पक्ष कहीं नहीं आया। विधायक क्या चाहते हैं, हर जगह एक ही खबर और एक ही शोर है कि हाईकमान क्या चाहता है, हाईकमान क्या कर रहा है, और हाईकमान की जो रीति और नीति है क्या वो लोकतंत्र के किस दायरे में आती है। ऐसी तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश को। आनंद जी, बड़ा दिलचस्प है कि हाई कमान कल्चर के बारे में आपको सालों साल घेरा जाता रहा। आपको क्या कहते हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के, हाईकमान को लेकर के पार्टी में 2-4 लोगों को ही सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लिए जाते। बहुत सी बातें, मैं इस पर क्या डिटेल में जाऊं। और आज आप खुद उसी अंदाज में बीजेपी को घेर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपके हाईकमान कल्चर नहीं था। आज किस बात का मंथन हो रहा है फिर? ठीक है, केंद्र राज्य में जीते हारे आपस में समीक्षा बैठक हो गई, क्यों गए दिल्ली में बैठ करने के लिए, बातचीत करने के लिए? थोड़ी सी कांग्रेस के बारे में जानकारी आप जुटा लीजिए, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। बिल्कुल है, मुझे है। मैं बता देता हूँ, सुनिए ना, 2 मिनट सुनिए। अगर आपने प्रश्न पूछा है तो मुझे जवाब ही मैं ले रहा हूँ, जवाब दीजिए। हाँ, प्रश्न अगर आपने पूछा है तो मुझे बोलने दीजिए। 3 तारीख को परिणाम आया था और 4 तारीख को मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 230 प्रत्याशी, जिनमें चुने हुए विधायक और जो जीत नहीं पाए वो प्रत्याशी, सब एक साथ बैठे थे। और उनकी बैठक के बाद जो फाइंडिंग्स निकली वो
समीक्षा बैठक स्थानीय स्तर पर थी और उसके बाद आज जो है वो दिल्ली में बैठक हो रही है। तो पहले हमने किन की बैठक की? तो मैं तो कह ही नहीं रहा हूं ये बात नहीं। आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस का क्या कल्चर है। आनंद जाट साहब, मैं आप देखिए मैं आप पीछे के कल्चर पे चले जाइए ना। जब मैं आज की बात कर रहे हैं क्या आप? आज नहीं, मैं 5 साल 10 साल 20 साल पहले की बात हो रही है। हाई कमान लफ्ज जो है वो आपके लिए यूज होता था। चेतन भट्ट सर और बेहतर तरीके से बता देंगे, अगर बोलिए तो मैं उनको बीच में लाता हूं, यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं। मैं दूसरी बात कह रहा था, मैं दूसरी बात कह रहा था, लेकिन वो हम लोग लेकिन भटक जाएंगे ना। आनंद जाट साहब, हमारा जो है विषय ये नहीं है। प्रश्न भी पूछ लीजिए, आप प्रश्न भी पूछ लीजिए, जवाब मत देने दीजिए। बिल्कुल, इतिहास में चले जाइए, जवाब मत देने दीजिए और भविष्य की बातें मत करने दीजिए। मैंने आनंद जाट साहब क्या कहा आपसे? मैंने तो यही कहा, मैं इतिहास के पन्ने खोलने की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने बस इतना कहा, मुझे जवाब मत देने दीजिए। आनंद जाट साहब मेरी बात सुनेंगे? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि क्या कहते हैं, इतिहास में या पहले आपको ही इसी लाइन पर घेरा जाता था और आज बड़ा दिलचस्प है कि आप बीजेपी को इसी लाइन पर घेर रहे हैं। तो आप दूसरी तरफ चले गए ना। इसी बात का जवाब दे दीजिए, मेरी बात का जवाब दे दीजिए। आप मुझे मेरे इतिहास के बारे में, मुझे कांग्रेस कैसी है कैसी नहीं, आप जरा जानकारी लीजिए, सब पर चले गए ना। मैं कह रहा हूं पहले आप घिरते थे, आज आप घेर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, क्या ये मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है जो मैंने सवाल उठाया? भाजपा में यही तो हो रहा है। हाँ, मैंने तो ये प्रश्न पूछा है। और 20 साल पहले कौन मुख्यमंत्री था, कौन प्रधानमंत्री था, क्या था, उसका आज कोई संदर्भ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर बात की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है, मध्य प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि विधायक क्या चाहते हैं, तो ये सवाल कहीं है क्या? आपके कोर सवाल है, इसी पर जवाब ले लेते हैं। नेहा बग्गा जी, देखिए सवाल बुनियादी और लोकतंत्र के ढांचे और फिर हाईकमान कल्चर, तमाम बातें उन्होंने रेखांकित किए, तरह जवाब दीजिए। देखिए 2-3 चीजें हैं कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए प्रश्न करने से पहले। भारतीय जनता पार्टी तो ड्यू प्रोसेस से ही चल रही है। आज पर्यवेक्षक तय हुए हैं, विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर निर्णय करेगा सब बैठकर। तो ये तो ड्यू प्रोसेस है। अभी तक जो चल रहा था, अभी तक मैंडेट आया जनता का, जनता के मैंडेट के बाद में जो विधायक हैं, जो सांसद जीत के आए विधायकी का चुनाव, वो दिल्ली गए, उन्होंने अपना एक्सप्रेशन जो है वहां पे एक्सप्रेस किया। इतना ही हुआ था अभी तक। पर ये क्या है कि प्रियंका गांधी ना राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की, ना ऐसा कोई बहुत महत्वपूर्ण दायित्व उनके पास में, केवल नेहरू गांधी परिवार की बिटिया होने के नाते वो तय करती हैं कर्नाटक की बैठक में बैठ के कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और दूसरी बात, अभी ये जनता की बहुत बात कर रहे थे, तो जिन कमलनाथ को इन्होंने 2018 में पूर्व में ही प्रोजेक्ट कर दिया था, या 23 के चुनाव में पूर्व में ही प्रोजेक्ट करने का ये दावा कर रहे थे, कौन सी जनता से पूछा था? समय नहीं है, मैं चेतन भट्ट सर के पास जाना चाह रहा था फाइनल कमेंट के लिए, लेकिन थोड़ा सा हमारा टाइम किल भी हो गया। और आनंद जाट साहब, माफी के साथ मैं आ नहीं रहा हूं, मैं रिएक्शन लेना चाह रहा था आपका, दिलचस्प है लेकिन माफी के साथ। अच्छा, अगर आप 10 सेकंड में कह दे, मैं अपने तौर पर ले रहा हूं 10 सेकंड 10-15 सेकंड। हाँ, तेलंगाना में सरकार बनी और मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता को बता दूं मैं। ठीक है, ये पॉइंट तो है, खैर ये पॉइंट तो है, लेकिन अब इस पर रिप्लाई का समय नहीं है मेरे पास। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के देखिए, इतना तो तय है कि अभी सिर्फ और सिर्फ आकलन होगा और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस होगा। फाइनल नाम तो विधायक दल की बैठक में ही सामने आएगा।